4 जिलों के जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव थे। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग 4 में से 3 जिला प्रमुख बनाए हैं। केवल एक कोटा बीजेपी के गया है, बाकी गंगानगर, बारां और करौली तीनों जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं। पंचायत समितियों में 9 पंचायत समितियां गंगानगर जिले में थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आई है। बीजेपी का गंगानगर में सूपड़ा साफ हो गया है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव और जिला परिषद। बेशक 4 जिलों में चुनाव, लेकिन निगाहें सबकी टिकी हुई थी कि होगा क्या। 2 भाजपा के खाते में जानी थी और 2 कांग्रेस के खाते में जानी थी बहुमत के लिहाज से। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर जो हुआ वो हुआ बारां में। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन वहां से मैदान में थी और उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव के बाद जिस तरह का उलटफेर देखा जा रहा है वो सबके सामने है। उर्मिला जैन जिला प्रमुख बन गई हैं और बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद भी खाली हाथ रहे। ये कहीं ना कहीं चूक बीजेपी के पार्ट पे भी कही जा सकती है। हालांकि इसके बाद, परिणाम के बाद, सांसद के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई है, वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है और वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। चलिए, लेकिन हम बात करेंगे रिजल्ट्स को लेकर के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार हमारे साथ पूरे इलेक्शन में जुड़े रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौर साहब जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, इस पूरे परिणाम को लेकर के क्या माना जाए? खासकर सबकी निगाहें बारां पे टिकी हुई थी क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी चुनाव लड़ रही, और वो होगा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा था उनको चुनाव जीतने का। तभी मुझे लगता है कि उर्मिला जैन भाई ने ये रिस्क लिया। देखिए योगेंद्र जी, अपन कल भी जिक्र कर रहे थे कि 12 में आज नहीं पहले भी प्रमोद भाया जैन निर्दलीय भी जीत के आए थे, आपको पहले पता हो तो इसलिए उनका आज भी उनके पास 3 विधायक हैं। वो खुद तो हैं 2 और उनके विधायक हैं, तो 12 में उनका दबदबा शुरू से रहा है। और इस तरह का चुनाव में आज जिस प्रकार का चुनाव देखने को मिला और बहुमत था बीजेपी के पास और कांग्रेस आज जिला प्रमुख बना लेती है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। और वहां पर खड़ी हुई है जहां पर कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके पुत्र दुष्यंत की बागडोर थी। सांसद वो खुद थे। देखिए जिले में पार्षदों सांसद हैं, अभी भी हैं, अभी भी कह रहा हूँ। तो वो इनके सारे जिला पार्षदों को धौलपुर ले गए थे। धौलपुर में भी अंदर से क्या कुछ हुआ पता नहीं। कहते कि सतीश पूनिया ने कुछ खेल कर दिया, बताते हैं जिस तरह का अंदर से आरोप लग रहे हैं। अब सत्यता तो जांच के बाद। सांसद के कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है, तो सांसद के कार्यालय में बहुत धीमे आ रही है। सांसद के कार्यालय में तो तोड़फोड़ अब, क्योंकि जीतने के बाद ये कभी हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही कि जो हार जाए उसके कार्यालय में तोड़फोड़ करो, जीतने वाले में तो करो तो ठीक लगता है, लेकिन हारने वाले के उसमें तोड़फोड़ हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि देखिएगा हम बना सकते थे, या तो नाराजगी है या कुछ है बहुत अलग। और आप देखिएगा करौली में आपके पंचायत मंत्री ने दिखा दिया करके निर्विरोध निर्वाचित हो गई वहां पर। शिमला देवी जो कि रिजर्व सीट है वहां से आ गई है।
आप गंगानगर में भी आपके कुलदीप इंदौरा बन गए, मतलब इनके पास बहुमत 2 पे था, 3 पे बना लिया। तो अब ये तो अशोक जी फिर कहेंगे कि देखिए कांग्रेस का वर्चस्व है और सब जीत रहे कर रहे हैं। अब क्योंकि भाग्य होता है, कई बार वसुंधरा जी का भाग्य पुराने जमाने में चलता था, आज अशोक जी का भाग्य चल रहा है, जीत गए वो 4 जगह में से 3 जगह चलिए बना मैं गए। वापस आऊंगा, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राठौड़ साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लेकिन बीजेपी की ओर से 12 को लेकर के एक नेताओं के वक्तव्य जिस तरह से आ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदीप चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। प्रदीप जी, 12 में जिस तरह का हुआ उलटफेर, उसे लोग कह रहे हैं कि खेल हुआ है और खेल में सत्ता का दुरुपयोग बताया जा रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र जी, राजनीति जिस तरह की हो रही है उसमें कुछ नया नहीं हुआ है, और आप समझिए कि अगर ये हो भी रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं इस तंत्र की उपलब्धता है। मेरा ये मानना है कि जैसी राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है उसका अनुसरण छोटे छोटे स्तर पर होने लगा है। तो राजनीति की जो स्थितियां बन रही हैं और जो हालात बने हुए हैं उसमें साम दाम दंड की राजनीति होती है। उसमें आज मैं ये बात कहना चाहूं कि साहब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो परिणाम सामने है कि अगर कोई चीज मैनेज हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जीते थे उस पार्टी के, वो अपने सिस्टम से या तो कंफर्टेबल नहीं है या उनकी लीडरशिप के प्रति आस्था नहीं है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक आस्था अगर बदलती है या परिवर्तन के लिए आती है तो ये लोकतंत्र है, इसमें अगर मान लीजिए आए हैं और इस तरह का परिणाम सामने आया है तो या तो मैं मानता हूं कि विकास के लिए उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को दिया है जो सरकार में है और सरकार के साथ रहते हुए उन्होंने विकास की बात को चुना है। तो इसलिए सवाल योगेंद्र जी ये है कि अब ये बात तय है कि आज सिस्टम में जो सरकार में जो बैठा है उसके साथ अगर रहना है तो विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो संभावना है कि विकास को चुनते हुए वहां के जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि जो विपक्ष के आए वो हमारे साथ आ गए हैं और हमारे साथ तो खड़े हो गए हैं। तो विकास प्राथमिकता है और छोटे चुनावों में ये देखा जाता है कि राजनीति हावी नहीं रहती है, उनके अपने अपने लाभ हानि हावी रहते हैं और सब देखते हैं कि अगर विकास की संभावना किसी बनती है तो लोग उसका चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आपके पास आऊंगा। राठौड़ साहब, प्रदीप चतुर्वेदी जी का कहना है कि 12 में उलटफेर नहीं हुआ, लोगों ने विकास को चुना है। जो बीजेपी के अंदर बैठे थे उन्हें भी लगा कि अगर प्रदेश में विकास करना है तो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। देखिए, 12 में इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया। जनता ने तो इनको नकारा था, जनता ने बहुमत नहीं दिया इनको, लेकिन इन्होंने धन बल का और बाहुबल का और सत्ता का तीनों उपयोग किए और वहां देखिए लाठीचार्ज हुआ, वहां पथराव हुआ, वहां ये सब स्थितियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है, विकास अवरुद्ध है, कहीं पर कोई विकास दिख नहीं रहा। ये फालतू की बातें करते हैं, केवल सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने अपना वो वर्चस्व दिखाने का काम किया है। आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव में इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की, ये किस प्रकार से अलग अलग चरणों में चुनाव कराने का मतलब भी यही था। ये सब अपना मतलब एक साथ क्यों नहीं चुनाव कराते, पूरे 3 साल इन्होंने चुनाव में निकाल दिए। आप जानते हैं कि कभी कौन से चुनाव, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव, यही सब ये करते रहे और विकास अवरुद्ध करते रहे। आचार संहिता का बहाना बनाने का इनको मौका मिल जाता ताकि कहीं जनता मांग करे तो के साहब आचार संहिता लगी हुई है, हम घोषणाएं नहीं कर सकते। ये सब केवल और कपोल कल्पित इन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी थी और मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा घटिया स्तर आज तक कभी भी नहीं रहा। आज तक के इतिहास को आप उठा के देख रहे हैं कि 3 साल चुनाव में निकाल दे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये पहली बार ये देखने को मिला है। मैं सोचता हूँ कि बहुत निंदनीय कृत्य इनका रहा। और क्या बात है, जनता ने जब नकार दिया तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनमें नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए था और स्वीकार करते। प्रदीप जी बताइए, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं आप। मदन जी, आपने कोई नई बात नहीं कही है, पर मुझे सवाल ये है मेरा आपसे कि आपके जो प्रतिनिधि चुने गए हैं क्या उनकी आस्था आपके प्रति नहीं रही? इसका कारण आप नहीं जानना चाहेंगे? आपने जिन लोगों को टिकट दिया, अगर वो कांग्रेस के साथ विकास के साथ आना चाहते हैं तो आपकी निष्ठा को परखने की कोई, या तो आपका कोई पैमाना नहीं है या आपके लोग टूटे हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए
कि आपके चयन में कहीं गलती हुई है? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपसे, यदि विकास के साथ होते तो आपकी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ते। विकास के साथ नहीं थे वो। आपने धन बल का दुरुपयोग किया, आपने उनको परचेज करने की कोशिश करी। ये मैं सोचता हूं कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति होती है, कभी आप आओगे कभी हम आएंगे, ये सब चलेगा, लेकिन अपना ये जो है ना, जिसको आप कह रहे हैं मोरल, ये नहीं गिरने देना चाहिए। मोरल अपना ऊंचा रखना चाहिए था, ये आपने नहीं किया। मैं सोचता हूँ प्रमोद जैन भैया ने भी अच्छा काम नहीं किया अपनी। देखिए, वो मिनिस्टर है, क्या जरूरी है हम पत्नी को प्रमुख बनाना? क्या जरूरी है परिवारवाद पैदा करना? ये कांग्रेस का ये चरित्र ठीक नहीं है। तो वहां तो ऐसा ही चल रहा है, वहां चल यही रहा है, वहां यही चल रहा है मदन जी। वहां पे वसुंधरा जी के बेटे ही सांसद हैं, तो वो बात भी वही फॉलो कर रहे हैं। वो बात अलग क्यों है मदन जी? वो बात अलग क्यों है? परिवारवाद की बात आप करते हैं तो ये जो योगेंद्र जी ने कहा है उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं योगेंद्र जी, एक बात बताऊं, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं है अभी वो विधायक हैं। सिलसिला तो तभी से चल रहा है जब वो मुख्यमंत्री थी, तभी से ही। दुष्यंत जी की योग्यता मुख्यमंत्री का पुत्र होना ही है मदन जी। खैर चलिए, अगर कोई योग्य होता है तो उसे बनाया जाना चाहिए। ये अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि दुष्यंत जी को लेके जब पहली बार पूछा गया था कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं, बेटे को टिकट दिला दिया, तो कहा कि भाई वो योग्य हैं तो लड़ सकते हैं, उसमें क्या बात है? नहीं लड़े, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहुबल पर, धन बल पर और उसको प्रमुख बनाना, मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा हल्का स्तर कोई नहीं हो सकता। चलिए श्याम जी, राजनीति में हल्के और भारी स्तर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। अब मदन जी, आप बार बार कह रहे हैं, जहां आपकी पूर्व मुख्यमंत्री अगर लाज नहीं बचा पा रही हैं तो आरोप लगा रहे हो मंत्री पर आप। अरे आप भी तो लेके तो सबको गए थे धौलपुर, अब आप नहीं संतुष्ट कर पाए, नहीं कुछ कर पाए, ये दोष किसका है? ये दोष तो आप ही का है, क्योंकि मैनेजमेंट आप ही बताते, प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कर दिया अंदर से, क्योंकि वो नहीं चाहते वसुंधरा जी को वर्चस्व मिले, वसुंधरा जी का पुत्र। और एक बात मेरा समझ में नहीं आ रही, एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रदेश अध्यक्ष पे आप कह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष ने खेल किया, लेकिन सांसद, फिर मदन जी का भी यही सवाल था आपसे कि फिर सांसद के ऑफिस से क्यों पतरा हो रहा है? फिर सांसद का तो दोष ही नहीं है इसमें, सांसद का बेचारा हुआ इसमें। नहीं, बेचारा तो पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुत्र है, वो बेचारा नहीं है। आप पहले मुख्यमंत्री जी ने तो कह सकता हूँ। नहीं आप बताइए, सांसद तो खुद ही हारे हुए नहीं हारे सकता पतरा क्या जा रहा है उनके ऑफिस पे? मदन जी को याद हो कि वो मंत्री बनाने के लिए वसुंधरा जी राजस्थान हाउस में कितने एमपीज को लेके बैठी थी, आपको पता है ना मदन जी? याद हो पुराना, आपको याद नहीं है? श्याम जी, अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, अपन पंचायत चुनाव पे फोकस करें, अपन पंचायत चुनाव देखिएगा कि ओम बिरला ने अपनी लाज बचा ली, वो उन्होंने अपना सांसद, वहां भी सांसद है, उन्होंने जिला प्रमुख बनाने में सफलता प्राप्त की। आप देखिएगा कि गंगानगर की बात करें, गंगानगर में राज्यसभा का सदस्य नहीं बना पाए सचिन पायलट, कुलदीप इंदौरा को उन्होंने बना दिया जिला प्रमुख। देखिएगा, ये तो राजनीतिक खेल होता है। राजनीतिक खेल में ये नहीं होता कि जीत जाए, नैतिकता अनैतिकता की कोई बात ही नहीं होती। राजनीति में तो जीत सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। अब कहते हैं कि हमारे समर्थित लोग जीते, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन नहीं होता, उनको पता नहीं मुट्ठी भर के कुछ मिल जाता है। सुन लो मदन जी, आप तो पीड़ित हो। आप अगर मदन जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मदन जी, सवाल कर रहे हैं मदन जी। नहीं, एक मिनट, श्याम जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। राजनीति में यदि नैतिकता नहीं रही और आप जैसा एक न्यूट्रल व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करेगा तो गिरावट कितनी बढ़ जाएगी, ये चिंता करो, कितनी गिरावट आएगी। राजनीति में नैतिकता जरूरी है मदन जी, तो चाहिए, कानून लाना चाहिए था आपके सामने। आप सुनो तो ये, मुझे 2 बार टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नैतिकता की बात क्या हो सकती है? मैं आपकी तारीफ करूंगा यहाँ पे, देखिए मैं बीच में भी तारीफ करूंगा मदन जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी आपने सुमेरपुर में भाजपा के प्रत्याशी का प्रचार किया, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, आप उप मुख्य सचेतक थे, लेकिन वैसे ही कि जैसे खुद के लिए चुनाव लड़ रहे हो आप। खैर, आपके जैसे कार्यकर्ता बहुत कम होंगे दोनों ही नैतिकता की बात, नैतिकता जरूरी है। ये राजनीति में नैतिकता नहीं हुई
तो फिर आया राम गया राम और ये हॉर्स ट्रेडिंग चलता रहेगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग ठीक बात नहीं है। मदन जी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के जनक तो आप ही लोग हैं। नहीं, अगर कायम रखनी होती तो आपकी सरकार थी, आप दल बदल कानून लेके आते। इसमें दल बदल कानून है नहीं लागू, कोई भी वोट स्वतंत्र रूप से कहीं भी दे सकता है। यही तो कारण है कि वो वोट दे दिया आराम से। लाना चाहिए था तो आपकी सरकार थी जब नहीं सोचा आपने। अब आप कहने से कुछ दल बदल कानून का उल्लंघन करके कर्नाटक में इन्होंने सरकार बनाई थी, खरीद कर एमएलए को। नहीं देखिए, ये प्रयोग इन्होंने किया था मदन जी, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रयोग भी आपने कर्नाटक में किया था। आपने विधायकों से इस्तीफा लेकर के लोकतंत्र के उस दल बदल कानून का जो है सहारा लिया था अपने तरीके से, आपने उसका तोड़ निकाला था। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर स्वच्छता की राजनीति करनी है तो पहल भी आपको करनी पड़ेगी। नहीं, वहां एमएलए ने त्याग पत्र दिया था, पद त्याग पत्र आपने दिलवाया था, ये आपने मैनेज, ये आपका प्रबंधन था मदन जी। ये कहने की बात नहीं है, ये राजनीतिक प्रबंधन था कि आपने उनको इस्तीफा करा करके चुनाव करवा दिए। आपने मध्य प्रदेश में देश पे ये लाद दिया, आपने दल बदल कानून का मजाक बनाया। तब तो आपको समझ में नहीं आई बात, आज आप दल बदल की बात कहते हैं। देना चलिए तो मुझे लग रहा है प्रदीप जी फिर चुन करके आना, इसमें फर्क है। हॉर्स ट्रेडिंग में और इसमें फर्क है। हॉर्स ट्रेडिंग ये है कि जीते व्यक्ति को खरीद लो, खरीद करके अपने पक्ष में मतदान करा दो, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। त्याग पत्र देना तो उसका सेक्रीफाइस है, उसने त्याग किया और फिर से चुनाव लड़ा, जनता ने जीता करके भेजा। मानेसर वाली बात तो फिर आप कहोगे तो पता नहीं क्या होगा। मानेसर की बात को अगर याद करोगे तो फिर कुछ और कहोगे आप मदन जी। ये तो पार्टी के आपके ऊपर के स्तर की बातें हैं, वो आपके तंत्र के आपके हाथ में नहीं है। आप केवल नैतिकता के आधार पर यही रहिएगा। वहां तो नैतिकता अगर अपनाएंगे तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में सुनिए, जरूर देखिए ना, रही तो गिरावट कितनी आएगी। गिरावट तो राजनीति में आज की, ये कांग्रेस के माननीय सदस्य विराजमान है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मदन जी मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में नैतिकता की बात अगर करनी होती तो पार्टी आपकी 2 सीट पे रहती थी लोकसभा में, वो नैतिकता के हुआ करते थे। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अब आप सत्ता में हो, सुनो तो सही, सत्ता में आए तो नैतिकता खत्म करके आए, नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा। अरे 330 सीटें लेकर के आए तो जीत कर क्या बात कर रहे हो? वो इंदिरा गांधी भी लेके आई थी, याद हो, राजीव गांधी भी लाए थे अपने जमाने में। हमने किसी को परचेज नहीं किया, एक भी सांसद नहीं खरीदा। सुन तो लो आप मदन जी, खरीदने की जरूरत नहीं थी, जनता ने हमको स्पष्ट बहुमत दिया ना। अरे सुनो तो सही, अब आगे तो सुनो। आप पंचायत की चुनाव की बात करो, जहां पर आप आने वाले 2023 में कह रहे हो कि हम आने वाले सत्ता में, अगर ये स्थिति रही तो सत्ता में आओगे कैसे? क्योंकि सत्ता में लाने के लिए तो आपको पंचायतें आपकी चाहिए, प्रधान आपके चाहिए, जिला प्रमुख आपको चाहिए, आप आ नहीं रहे हो। देखिए सुनिए, गंगानगर की बात करें, वहां की स्थिति बिल्कुल खराब है। आप कह रहे थे तीनों बिल वापस लिए आपने, सबसे प्रभाव तो वहीं पड़ना चाहिए था। बिल लेने के बाद भी आप क्या लग रहा है आपको श्याम जी? गंगानगर में 9 में से 8 सीट कांग्रेस के कब्जे में, 1 इंडिपेंडेंट है, यानी कि बीजेपी को कुछ नहीं मिला। वहां पे जिला प्रमुख कांग्रेस ने बना लिया। ये किसान आंदोलन का असर बता रहे हैं आप? अब देखिएगा कि इनके जो देखिएगा कि अल्पसंख्यक वो क्या, इनके एससी प्रकोष्ठ के वहां गए थे नेता मेघवाल, उनको पीटा था, जब आपको याद है मदन जी, गुस्सा है लोग। तो फिर आप वो चीजें आज भी देखने को मिल रही है। इसलिए देखिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र में आप अपनी बात कह सकते हैं। वो जो घटना, वो निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना थी। लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसके साथ में अगर इस तरह का घटना हो, अभी इनके साथ, कभी किसी के साथ भी हो सकती है, ये प्रचलन बहुत गलत है। और इसको तो मुझे लगता है कि सख्त कदम राजनीतिक दलों को अपने लेवल पे भी उठाना चाहिए और प्रशासन को भी उठाना चाहिए। ये बात तो मैं कल कह रहा था कि ये जीत हार बहुत सारे नेताओं को सबक दे जाएगी, बहुत सारे नेताओं को चुनौती दे जाएगी। अब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जाएगा कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ पंचायत का, आप 1 लेके आए जबकि 2 हमारे पास थी, 1 खो दिया आपने। तो अब आप वैसे कोई रिपोर्ट लेता है क्या? ये पूछता है कोई? बिल्कुल पूछा जाएगा। अभी तो जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी तो अजमेर में आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे। तो चिंता को अमित शाह आके कह के गए थे कि चुनाव में ध्यान रखना, ध्यान नहीं रख पाए। वसुंधरा जी के क्षेत्र में यदि चुनाव हार जाते हैं तो स्थिति तो है ही खराब। इसलिए बहुत सारे अंदर से सवाल उठते हैं कि आखिर वसुंधरा जी के क्षेत्र में क्यों हारे बीजेपी, और बीजेपी जीतने के बाद क्यों हारी।
ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि आप चलिए मैनेज उसका नहीं जवाब कर। मैं दिलवाता हूँ, उसका जवाब मैं दिलवा रहा हूँ मदन राठौड़ साहब से। मदन जी, क्या ये डिफरेंसेस की वजह से हुआ ऊपर के स्तर पे, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग, या फिर कार्यकर्ताओं का विकास का रास्ता चुना, जैसे अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे थे? क्या माना जाए इसे? चलिए मैं मदन जी के पास में वापस जाऊंगा, प्रदीप जी का रुख करना चाहूँ। प्रदीप जी, दावा जो आप लोगों का भी था कि 20 से भी ऊपर चले जाएंगे, नहीं मदन जी? पावर बाहुबल। अच्छा, प्रमोद जैन भैया निर्दलीय एमएलए थे मेरे साथ में, वो निर्दलीय थे, कांग्रेस को हरा करके आए थे। वो कैसी नैतिकता की बात कर रहे हैं? वो नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते जो कांग्रेस के नैतिकता की बात कर। वैसे नैतिकता की आपको लगता नहीं? नैतिकता की तो बात ही नहीं चाहिए कोई। वो उन्होंने कांग्रेस अपनी को पत्नी हरा को करके आए थे, निर्दलीय थे, और आज कांग्रेस के मंत्री हैं वो। आज कांग्रेस सरकार में वो मंत्री है, पहले निर्दलीय थे, मेरे साथ एमएलए थे वो 2003 में, निर्दलीय विधायक। अरे किस बात, वो क्या नैतिकता की बात करेंगे? किसकी बात कर रहे हो आप श्याम जी? थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना नैतिकता की पड़ेगा। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नैतिकता की बात, मदन जी मैं तो नैतिकता की बात ही नहीं कर रहा। आप नैतिकता की बात करो श्याम जी, आपसे उम्मीद की जा सकती है, आपसे श्याम जी से उम्मीद की जा सकती है। अब चतुर्वेदी जी तो पार्टी के हैं, वो तो पार्टी की लाइन से चलेंगे और पार्टी की लाइन की बात करेंगे। और मैं चतुर्वेदी से आपसे पूछ रहा हूँ, प्रमोद जैन आपकी पार्टी में कब आया? 2003 में हमारे साथ निर्दलीय विधायक थे वो, आपने उसको कांग्रेस में ले लिया। आज उसने बीजेपी के और एक पार्षद को, जिला परिषद सदस्य को खरीद करके अपनी पत्नी को जिला प्रमुख बना दिया। अरे वो तो माल खाने के लिए आया भाई, वो आपकी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। आप क्या समझ रहे, किसको आप और प्रशंसा में लगे हुए हो? आप विचार करिए, आपको ये बात। और मैं श्याम मदन जी, से लेकिन कहूंगा, मदन जी आप मदन ऐसा जी, करते हो। ये पार्टियां बदल करके लोग पहुंच जाते हैं, निश्चित रूप से कोई उनको स्वार्थ तो होता है उनका, या वास्तव में आपके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं? निश्चित स्वार्थ है, निश्चित स्वार्थ से आते हैं ये, और ये केवल मात्र बिजनेस बना रखा है इन्होंने। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। इसमें देखिए, राजनीति में नैतिकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो किस पर जनता विश्वास करेगी? चलिए प्रदीप जी से जवाब दिलवा रहा हूँ सर, प्रदीप जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। प्रदीप जी, स्वार्थी लोगों को आप लोगों ने गले लगाया, हालांकि खुद ने भी उन्होंने स्वीकार किया इसको। योगेंद्र जी, अभी उपचुनाव भी हुए थे विधानसभा के, और उसके बाद ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसमें एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जो किसान आंदोलन का प्रभाव है वो देखिए गंगानगर में दिखाई दिया है, उपचुनाव में दिखाई दिया है। और इस साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कोटा में ये जो सीट गई है उसमें बहुत बड़ा योगदान ओम बिरला जी का, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते ओम बिरला जी ने प्रदेश के विकास में इंटरेस्ट लिया है, राज्य सरकार को उनका मौकों पर सहयोग दिया है। तो अब विकास की बात करते हुए ये बात कह रहा हूं आपसे कि जहां जहां विकास की संभावनाएं बनी है वहां कोटा में ओम बिरला जी का साम्राज्य स्थापित हुआ है। गंगानगर में और करौली में किसानों आंदोलन का प्रभाव पड़ा है, उसका प्रभाव देख लीजिए कि इसका रिएक्शन है। और ये तो राजस्थान की हालत है, और मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसका राजनीति में अब भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए आने वाले समय में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, आप देखिएगा कि वहां किसान क्या हासिल करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये जो बात मुगालते में है, इनको समझना चाहिए, इनको बस देखनी चाहिए। जो डिलीवर नहीं करेगा उसके साथ अब जनता यही सलूक करेगी, और आने वाले समय में अब आने वाले सभी चुनाव इनको ये सबक सिखाएंगे, मेरा यही कहना है आपसे। जी, लेकिन बात नैतिकता पे आई थी अभी। नैतिकता एक अध्याय है। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख लीजिए, वो स्वच्छता की राजनीति करते हैं, वो स्वच्छता की राजनीति करते हैं। और आज उनका देश में कोई इस मामले को लेकर ना तो उन पर कोई आरोप है, ना उन पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश को एक गौरव प्राप्त है कि हमारे मुख्यमंत्री स्वच्छता की, नैतिकता की राजनीति करते हैं। और सारी बात वो सभी लोगों से बात करते हैं, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, उन सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाकर वो फीडबैक लेते हुए इस तंत्र को चला रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि उपचुनाव में, इन सभी चुनावों में उनको सफलता मिलती जा रही है। इसलिए आने वाले चुनाव में भविष्य कांग्रेस का उज्जवल है। तो प्रदीप जी, कांग्रेस बीजेपी की तरह से तोड़फोड़ नहीं करती, पूरी मर्ज करती है। कमाल सवाल वो है, ये अब राजनीति कुश्ती का खेल हो गया है। जैसा दाव देखा जाएगा वैसे ही दाव चला जाएगा। इसलिए जो करेगा उसका जवाब तो उसी प्रति दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई नैतिकता की बात करोगे, नैतिकता की बात होगी, और अगर दाव पे चलोगे दाव पे राजनीति होगी। तो उस राजनीति को
हम भी समझते हैं और ये चूकते नहीं है। बीजेपी उस राजनीति में नए नए प्रयोग करती है, संसाधनों का इस्तेमाल करती है, तो हम भी उसी परिप्रेक्ष्य में जैसी राजनीति करेंगे उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। बसपा के विधायकों को खरीदना नैतिकता थी? बसपा से विधायक खरीदना नैतिकता थी क्या? आप बिके क्यों? आपके बिकते क्यों हैं? क्योंकि आप खरीदते हैं। चीज वही बिकती है जो खरीदी जाती है। आप खरीदते हैं इसलिए बिकते हैं। हमारे यहाँ तो ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ सरकार गिराने के लिए आपने बहुत खरीदने की कोशिश की, एक विधायक नहीं बिका बीजेपी के साथ, और सारे हमारे साथ हैं। इसलिए ये सबूत है कि अगर कोई बिकता है तभी खरीदा जाता है। राजनीति में इसे समझनी पड़ेगी। राजी करना, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके लोग बिक रहे हैं। आपके लोग अगर कहते हैं कि खरीदे हैं तो आपके लोग बिक रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपकी क्या स्थिति है। आपकी स्थिति है कि आपके लोग आपके साथ नहीं है। वो व्यापारी पद्धति के लोग हैं। व्यापारी पद्धति का आदमी हमेशा धन बल के साथ रहता है, उसकी राजनीति में कोई प्राथमिकता नहीं होती। करो कि आपने खरीदने का काम किया। प्रदीप जी स्वीकार कर रहे हैं कि आपने खरीदा। मैंने ये बात नहीं कही है। मैं ये कह रहा हूँ ये तो सिद्धांत है। ये तो बाजार का सिद्धांत है। जो बिकता है वो खरीदा जाता है। ये बाजार का सिद्धांत है, ये आर्थिक सिद्धांत है। इसमें राजनीति को लेकिन एक बात है प्रदीप जी, फिसल आप लोग भी रहे। 20 का दावा किया था डोटासरा जी ने, एक अटक गई आपकी भी। कोई बात नहीं, ये राजनीति में एक दो ऊपर नहीं चलता है, सवाल उसका नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड है वो हमारी भारत कांग्रेस का जो है वो ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है। हम सब चुनाव जिनमें बहुमत से जीत रहे हैं और आने वाला चुनाव विधानसभा का और संसद का हम लोग उस पर वापस काबिज होंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। तो इस इलेक्शन से हम विधानसभा के चुनाव को जोड़ के चल सकते हैं सर? बिल्कुल मान रहे हैं। जब पंचायत के चुनाव में अगर हमको बहुत चार जिलों के चुनाव से 4 जिलों के चुनाव को हम 4 जिलों के चुनाव में ट्रेंड है। ये उपचुनाव में ट्रेंड आया है, उसके बाद ये पंचायतों के चुनाव आए हैं 278। चलिए समय कम है मदन जी ये ट्रेंड होता है। एक सैंपल मान के चल रहे हैं कि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। ये प्रदीप चतुर्वेदी जी का दावा है। ये प्रदीप जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जनता तो इनको नकार चुकी। ये बाहुबल पे धन बल पे चुनाव जीत करके और प्रमुख बनाया है। ये जनता का रुझान तो हमारे पक्ष में है। आज जितने भी उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में देख लीजिए, सिरोही में हमने बीजेपी को जिताया है। सिरोही में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, उपचुनाव था, उसमें हमने चारों खाने चित्त किया कांग्रेस को। आज ही कल रिजल्ट आया है। इसलिए ये तो सब हम जनता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से हम चुनाव। चलिए श्याम जी भारतीय जनता पार्टी का श्याम जी समय कम है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या ये 4 जिलों के चुनाव, 30 पंचायत समिति के चुनाव सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं या फिर एक सैंपल के रूप में देख सकते हैं कि जनता का रुख क्या है? इससे डिसाइड होगा 2023। योगेंद्र जी, जब जीतता है तो व्यक्ति कहता है कि हमारा मैंडेट मिल रहा है, हमारे पक्ष में हवा चल रही है। लेकिन जब शुरुआत में जब पंचायत के चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस कह रही थी ये सत्ता का खेल नहीं है, ये तो पंचायत में लोकल इलेक्शन है। इसमें क्या होता है, जीतता है तो श्रेय लेने का हमेशा कोशिश करता है, श्रेय लिया जा रहा है। अब दिखेगा कि जिस प्रकार से अब लाडपुरा में प्रधान कांग्रेस का जीता है, जहाँ पर के शांति धारीवाल जी के हैं वो गुड्डू, वो जीते हैं। तो आपस में ओम शांति वाला जो बोला जाता था विधानसभा के बाहर भी बोला जाता था, वो आज भी कायम है वहां पर। जहां पर आपके जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आप प्रमोद भाया जैन पर आरोप प्रत्यारोप खुल करके कांग्रेस के विधायक लगा रहे थे, रोज चिट्ठियां लिख रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को जिता करके अशोक गहलोत को ये तो कह दिया कि मेरे क्षेत्र में तो आप कांग्रेस को, मेरे पर भरोसा करो, कांग्रेस को मैं रखूंगा कायम। अभी दिखा दिया। अब वसुंधरा जी अपने बेटे के क्षेत्र में बीजेपी को कायम नहीं कर पाई, सत्ता लाने के बाद भी। जीत इनके पक्ष में थी, पार्षद इनकी जीत क्या है, जीता कांग्रेस का। तो अब ये अंदर से एक चिंतन मनन की बात है कि कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। अब जो बार बार नैतिकता की बात कर रहे थे, यहाँ ये है कि आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको मनन करना पड़ेगा। क्योंकि आप कार्यकर्ताओं को समय पर उसका लाभ नहीं देते हो, दरी पट्टी बिछाने के लिए रख देते हो कार्यकर्ताओं को। उसका परिणाम होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो तो मलाई खा जाते हैं। जो बार बार कह रहे थे निर्दलीय जीत जाते हैं, निर्दलीय तो भाग्य से जीत के आता है और कमी पड़ती है तो फिर कैबिनेट मंत्री बनता है। ये तो बीजेपी में भी। मैं माफी चाहूंगा समय का अभाव है। तो चलिए 30 में से 19 पर विधान पंचायत समितियों में कब्जा कांग्रेस का रहा, 10 पे बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट। ये परिणाम
जो सामने आ रहा है पंचायत समिति का, और 4 में से 3 पे कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 2-2 की बात बताई जा रही थी, लेकिन 3 पे, और सबसे बड़ा जो फेरबदल देखा गया वो 12 में देखा गया। 12 में भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उसे झपट्टे से मार लिया, और ये वीआईपी सीट भी इस वजह से मानी जा रही थी कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया यहाँ से प्रत्याशी थी, और सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी। हर कोई मीडिया हाउसेज में पूछ रहा था कि 12 का क्या होगा, 12 में क्या हुआ। 12 में मतदान होने के बाद जैसे परिणाम आया और रिजल्ट जो रहा, उसके बाद भाजपा सांसद के कार्यालय पे पथराव भी कर दिया गया और आसपास के व्हीकल्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। कार्यकर्ता देर तक वहां घेर के खड़े रहे। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।